जो कभी भी पूरे बिजनेस को बेचकर शराब पी जाते, तुम्हारे बाप का तो वैसे ही दिमाग काम नहीं करता, वो किसी काम लायक नहीं है। तो क्या तुम लोगों के भरोसे रहकर मैं अपना बुढ़ापा खराब करती? अरे तुम लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरे दामाद का, जिसने तुम लोगों की शादी करा दी, वरना तो तुम लोगों से कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं था। और ये कल की आई पाके मेरे दामाद का अपमान करेगी। अब तुम लोग देखो मैं क्या कर सकती हूँ। या तो पाखी अभी मेरे दामाद के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगे, या आज से और अभी से तुम लोगों को इस घर और पैसों पर कोई हक नहीं समझे। और पाखी कहने गहने चोरी नहीं हुए थे, बल्कि मैंने ही उन्हें दिए थे। सोचा था इस बहाने ये सिया इस घर को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ये तो कुंडली मारकर इसी घर में अब तक बैठी है। सब कुछ इस चालाक और तेज तर्रार सिया का ही काम है। चुपचाप सब कुछ देखते सुनते पाखी के ससुर प्रभात जी ने बोला, वाह राधा, क्या बात है, तुम मेरे घर वालों की सगी तो ना हो सकी, लेकिन तुमने तो अपने बेटों के साथ ही वही व्यवहार किया जो तुमने आज से पहले मेरे घर वालों के साथ किया था। पहले उन्हें झूठे दहेज के केस में फंसाने की धमकियां दी, मुझसे दूर किया, और अब बेटों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार। भला कौन यकीन करेगा कि कोई सगी माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है। पहले मेरे बेटे की नज़र में मुझे गलत साबित किया, उन्हें मुझसे दूर किया, और अब उन्हें इस घर से निकाल रही हो। ये मेरे जीते जी तो संभव नहीं होगा। मेरे बेटे बहू इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, और ना ही मेरे बहू किसी से माफ़ी मांगेगी। प्रभात जी को बोलता देख सब उनकी तरफ एक टक देखने लगी। बाबूजी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए आपको दवाई देकर सुला देता हूँ। आप के साथ कमरे में। पवन ने प्रभात जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। अपना हाथ पवन के हाथ से छुड़ाकर प्रभात जी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसकी खास चिंता तुम अपने माँ बाप की करते और अपनी खराब नियत मेरे घर से दूर रखते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन तुम तो पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए कि तुमने अपने माँ बाप भाई के साथ मेरे घर को भी अपने धोखे का शिकार बना लिया। अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इससे पहले कि हमें तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से बाहर निकालना पड़े, क्योंकि ये घर आज तक मेरे नाम है। राधा, तुम भी चाहो तो जा सकती हो इस घर से। मैं क्यों जाऊं इस घर से? मैं तो यहीं रहूंगी, और जो मेरी मर्जी होगी, वैसा जैसा मेरा मन होगा मैं वैसा ही करूंगी। पवन रिया के साथ घर से जाने लगा तो सिया ने उनको रोककर कहा, आपको आज शायद एहसास नहीं अपनी गलतियों का, लेकिन जिन दो बेटों के घमंड में अंधे होकर आप लड़कियों और औरतों का अपमान करते हैं, कल को आपके उन्हीं बेटों ने आपको सड़क पर लाकर न खड़ा किया तो सिया मेरा नाम नहीं, क्योंकि हमारे कर्म आज नहीं तो कल हमारे सामने आते ही हैं। पवन ने हंसते हुए कहा, मेरे भविष्य की चिंता छोड़कर तुम अपना पहले आज देखो, सोचो कि अब क्या करोगी और कैसे। कहकर पवन और रिया वहाँ से चले गए। इधर अब सोफे पर बैठकर सोचने लगे कि अब आगे और क्या कैसे होगा, कैसे घर के खर्चे चलेंगे। पूरे घर में सन्नाटा फैल गया, सब खामोश थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राधा जी उठाकर कमरे में चली गई, प्रभात जी घर से बाहर चले गए। तब राघव ने कहा, सिया तुमने सही कहा था कि इस घर के दामाद मदद के नाम पर हम लोगों को मूर्ख बनाकर हमारे ही पैसे हमें देकर हम पर एहसान कर रहे हैं। मैंने माँ और बहन बहनोई पर आंख बंद करके भरोसा किया, जितना नतीजा मुझे आज ये मिला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब हम
आगे क्या करेंगे? सिया ने कहा, राघव, अब जो होना था वो हो चुका है। अब ना वो सुधर सकता है, ना ही हमारे हाथ में है कि हम उसे सुधार सकें। लेकिन अब हमें आगे कुछ सोचना होगा। राघव और कौशल ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी। लेकिन सिया और पाखी दोनों पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने नौकरी ढूंढनी शुरू की और उन्हें 10 दिनों में नौकरी मिल भी गई। पाखी ने उसके बाद बुटीक का काम भी धीरे धीरे शुरू किया और देखते ही देखते बुटीक के साथ ही सिया के भाई की मदद से उन लोगों ने कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया, जिसमें अब कौशल और राघव भी शामिल हो गए। लेकिन इन सब के बीच कोई नहीं बदला, तो वो था राधा जी का व्यवहार। प्रभात जी ने उसके बाद उनसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। राघव और कौशल भी सिर्फ काम से काम रखते। एक दिन अचानक राधा जी ने कहा वो अपनी बेटी दामाद के घर जा रही है, क्योंकि अब वहीं उनका अपनापन और प्यार सम्मान मिलेगा। लेकिन आज उन्हें जाते हुए सब देखते रहे, किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इधर पाखी और कौशल के दिलों की दूरियां अब कम होने लगी थी। कौशल को अब एहसास होने लगा था कि सिर्फ जिंदगी में सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। जिंदगी जीने के लिए एक सच्चे और समझदार जीवन साथी की ज़रूरत होती है। पाखी के समर्पण में उसके दिल में जगह बना ली थी। उसने अपने नशे की लत पर काबू पाना शुरू कर दिया था। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। सिया ने 2 जुड़वा बेटियों को, तो पाखी ने एक बेटे को जन्म दिया। अपने सम्मान की लड़ाई जो सिया और पाखी ने मिलकर शुरू की थी, वो आज पूरे 10 साल एक कठिन संघर्ष के बाद पूरी हो चुकी थी। पूरे शहर में सफल व्यवसायी महिला और देवरानी जेठानी के रूप में एक मिसाल कायम कर दी थी। आज सिया के जन्मदिन के दिन पाखी उसके पास आई और उसे गले लगाकर कहा, भाभी, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कैसे शुरू करूं। तभी कमरे में राघव ने प्रवेश किया, जो काफ़ी परेशान दिख रहा था। राघव को परेशान देखकर सिया और पाखी खड़े हो गए। सिया ने कहा, राघव, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? राघव ने घबराहट में कहा, अस्पताल से किसी अजनबी का फ़ोन आया था। माँ अस्पताल में भर्ती है, उनकी स्थिति गंभीर है। सोच रहा हूँ क्या करूँ। जिसे सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब सिया ने कहा, राघव, कुछ भी हो तो तुम्हारी माँ ही है, इसलिए हमें चलना चाहिए और अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल पहुँचने पर पता चला कि राधा जी आईसीयू में है। राघव को डॉक्टर से पता चला कि राधा जी की हालत गंभीर है, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, वो किससे पूछे कि उन्हें यहाँ कौन लेकर आया है, कैसे उनके चोट लगी। माँ की हालत देखकर राघव अपने जज्बात को रोक नहीं पाया और फक रोने लगा। तब सिया ने उसे संभालते हुए कहा, राघव, हिम्मत से काम लो, माँ जी को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चा कैसा भी हो, माँ उसे परेशान होते हुए कभी नहीं देख सकती थी, ठीक उसी प्रकार एक माँ को उसके बच्चे परेशान नहीं देख सकते हैं। और राघव, कौशल की अपनी माँ में जान बसती थी, लेकिन पुरुष प्रेम जाहिर करना नहीं चाहते थे। शायद ये कहावतें सही कही गई है। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, देखिए, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, उन्होंने तुरंत खून चढ़ाना होगा। आप लोग ब्लड का अधिक से अधिक इंतजाम कर लो। राघव, सिया और राधा जी का ब्लड ग्रुप सेम था और सब ने अपना अपना ब्लड को चेक करवाया। और मीरा ने सीमा के घर फ़ोन किया, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसने कार निकाली रिया के घर जाने के लिए और उसके घर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, ना ही आसपास के लोगों को कुछ पता था। वो वापस लौटने के लिए कार में बैठी रही थी कि उसे रिया के घर काम करने वाली बाई दिखी, जिसे कौशल ने आवाज़ दी। तो कौशल को देखते ही वो तेज कदमों से चलने लगी। तब कौशल ने भागकर उसे पकड़ा, तो उसने पहले कुछ भी पता न होने से इनकार कर दिया। फिर कौशल ने जोर देकर पूछा और गुस्सा दिखाया, तो उसने
मैंने कुछ नहीं किया है साहब, मुझे इस मामले से दूर रखना। फिर उसने बताया कि कल रात आपके दोनों जीजा में पैसों को लेकर बहस हो रही थी, क्योंकि उन दोनों का बिजनेस में घाटा हो रहा था। दोनों लोग नशे में थे और उनका पैसों को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि वह लोग एक दूसरे को मारने लगे। तभी आपकी माँ बीच में आकर उन दोनों के बीच बचाव करने लगी, तो दोनों लोगों ने आपस में मिलकर उनके साथ ही गाली गलौज करने लगे और कहने लगे कि जाकर अपने घर से पैसे लेकर आओ, तब हमारे घर में रह सकती हो। जब उन्होंने कहा कि सारे पैसे तो मैंने तुम लोगों को दे दिए हैं, अब किस मुंह से इतने सालों बाद जाऊंगी पैसे लेने, तब उन लोगों ने गुस्से में आपकी माँ को ही धक्का मार दिया और वो दीवार से टकराकर ज़मीन पर गिर गई। उनका सर फट गया, लेकिन किसी को उन पर दया नहीं आई, ना बेटी को ना ही दामाद को। भैया पिछले 4 साल से जब उन लोगों का व्यवहार में नुकसान होने लगा, तब से आपकी माँ अपनी बेटी दामाद के घर को नज़रअंदाज कर रही थी। रोज़ रोती थी, पछताती थी। मैंने अपनी आंखों से उन्हें अकेले में रोते हुए देखा है। कोई उनसे बात नहीं करता था। रोज़ अपने मरने की दुआ करती थी। अब चोट लगी तब मेरे पति ने उन्हें बेहोशी की स्थिति में अस्पताल पहुंचाया और आप लोगों को फ़ोन किया। वो लोग तो अस्पताल ले जाने को राज़ी नहीं थे। कहा मरती है तो मर जाए बुढ़िया, वैसे भी कौन सा काम करती है, कौन इसे पूछेगा। कौशल इतना सुनते ही रोने लगा और अस्पताल आने के बाद सारी बात राघव को बताई। सारी बातें सुनकर हर कोई सोच रहा था कि पैसे के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है। तब कौशल ने कहा, भैया मैं इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उनकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दूंगा। पीछे से कौशल के पापा प्रभात जी ने कहा, बेटा शांत हो जाओ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जज्बात, लेकिन कर्मों की सज़ा तो हर इंसान को मिलती है। पहले अपनी माँ को ठीक हो जाने दो, फिर सोचते हैं क्या करना है। 4 दिन बाद राधा जी को होश आया। डॉक्टर ने बताया कि राधा जी को होश आ गया है। ये खुशखबरी सुनते ही वो लोग भागकर कमरे में गए, लेकिन अब कौशल, राघव, सिया और पाखे प्रभात जी के कमरे में पहुँचे तो राधा जी खामोश थी। जब राघव ने डॉक्टर की तरफ देखा तो उसने बताया कि राधा जी की याददाश्त पूरी तरह से है। वो खुद को भी नहीं पहचानती है कि वो कौन है। उन्हें कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वो आप लोगों को भी पहचान नहीं रही है। राधा जी का इलाज बहुत जगह चलाया गया, लेकिन कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राधा जी सब सिया को माँ बुलाती, बच्चों की तरह खेलती, बच्चे जैसी हरकत करती। उनकी ऐसी हालत देखकर उनके ऊपर दया आती, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता था। प्रभात जी ने पुलिस शिकायत करने से दोनों बेटों को मना कर दिया था, लेकिन कहते हैं कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। एक दिन टीवी पर सब एक साथ समाचार देख रहे थे कि उसी न्यूज़ में घर के दोनों दामाद का नाम देखकर सब चौंक गए। पुलिस ने उन लोगों को बैंकों से धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उनकी पूरी संपत्ति सील करके नीलाम कर बैंकों का कर्ज वही खाते के सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया था। बोली लगाने वाले, खरीदने वाले आज सिया और पाखी थी। पूरी संपत्ति उन दोनों के नाम पर हो गई थी, जिसकी खुशी से घर में सेक्स पार्टी रखी गई थी। सिया के कमरे में गौरी आई और उसने कहा, दीदी उस दिन जो बात अधूरी रह गई थी वो आज कहना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी को दिशा देना, जीवन जीने का महत्व समझने के लिए आपका धन्यवाद। अगर उस दिन आप सच मुझे ना कहा होता तो शायद मेरी ज़िंदगी की वो आखिरी रात हो जाती और मैंने हार कर मौत को गले लगा लिया था। जब सिया ने कहा, पाखी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये सब कुछ तो मैं अकेले कभी नहीं कर पाती, अगर तुम्हारे जैसी समझदार बहन मुझे ना मिली होती। सिया ने कहा, यही तो बात है दीदी।
दीदी समझकर हर चीज़ के लिए परेशान करने वाली हूँ। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मैंने आपसे कहा था कि दीदी मेरी ज़िंदगी पलाश के फूल जैसी हो गई है, जो बाहर से दिखने में तो सुंदर है लेकिन इसमें प्यार और अपनेपन की खुशबू ही नहीं है। तब आपने कहा था कि पाखी पलाश के फूल की सुगंध भले ही ना हो लेकिन इनमें तमाम औषधीय गुण होते हैं जिनको जानकर अगर सही तरीके से उनका प्रयोग किया जाए तो हम सभी शिकायतों से लड़ सकते हैं, सभी बीमारियों से ये हमें बचा सकते हैं। इसलिए हमको इसी तरीके से काम लेना होगा तब तक बीमारी ठीक ना हो जाए। हम औरतों की ज़िंदगी किसी भी हालत में आसान नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें संघर्ष करना ही होता है। इसलिए किसी को छोड़कर चले गए किसी की समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए, ना ही होता है, क्योंकि इससे हमारा जीवन आसान तो होने वाला नहीं। हम लड़कर मायके नहीं जा सकते हैं क्योंकि तब समाज हमारे साथ हमारे परिवार को भी ताने सुनाता है, हमारे साथ उनकी कठिनाइयाँ और बढ़ने लगती है। ईमानदारी से अमीर भी बन सकते हैं और इस समाज में पूर्व धारण हो सकती है। अगर घर की औरतें एकजुट हो जाए तो घर के बाहर और दोनों जगह से वो सब कुछ संभल सकती है और फिर दोनों देवरानी जेठानी बहन बनकर साथ साथ खुशी रहने लगी। धन्यवाद दोस्तों।